हेलो स्टूडेंट, पॉलिटिक्स ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आप सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के अंतर्गत उसके गुण और दोष क्या हैं, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लोकतंत्र क्या है। सबसे पहले जानेंगे लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, मीन्स एक प्रकार की शासन प्रणाली है। प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी जिसमें सभी शक्तियाँ राजा के हाथ में निहित होती थी। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कानून बनाने का अधिकार राजा के पास होता था, लागू करने का अधिकार राजा के पास होता था, न्याय भी राजा करता था। तो इस तरह से न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सभी कार्य राजा के हाथ में निहित होता था। राजा ही शासन का केंद्र बिंदु होता था और सभी कार्य राजा के द्वारा ही किए जाते थे। तो इस तरह से राजतंत्र में एक ही व्यक्ति के पास सभी शक्तियाँ होती थी। लोकतंत्र में इससे उल्टा है, यानी लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सारी शक्तियाँ जनता के हाथ में निहित है। क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे कैसे निहित है। तो जैसा पहले आप लोग अर्थ जान लें, लोकतंत्र, लोक मीन्स जनता, तंत्र मीन्स शासन। तो इस तरह से लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। तो लोकतंत्र में जनता शासन कैसे करती है, तो जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है वोट दे करके, और इस तरह से प्रतिनिधि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। तो कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता के माध्यम से शासन किया जाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इसमें शासन करती है। एक कंपेयर करेंगे, जैसे राजतंत्र में सभी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी, लेकिन लोकतंत्री व्यवस्था में सरकार के शक्तियों को डिवाइड किया गया है, यानी सत्ता का शेयरिंग किया गया है, पावर का शेयरिंग है, जिससे अगर एक हाथ में हो जाएगी, अगर सरकार के हाथ में सभी शक्तियां आ जाएगी तो उसका दुरुपयोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में सरकार की शक्तियों को डिवाइड किया गया है और डिवाइड करके व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सत्ता का विभाजन, यानी सरकार की शक्तियों को डिवाइड कर देने के पीछे का जो उद्देश्य है कि अगर सरकार के पास ही सारी शक्तियां आ जाएगी तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, निरंकुश हो सकती है सरकार। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार की शक्तियों को जब डिवाइड कर दिया जाएगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, तो एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करेंगे और शासन व्यवस्था भी सही तरीके से संचालित होगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वोट के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव। सबसे पहले हम लोग लोकतंत्र के अर्थ के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी भाषा का डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों डिमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस शब्द का अर्थ प्रजा और क्रेटिया शब्द का अर्थ शासन है। इस तरह दोनों शब्दों का अर्थ प्रजा या लोगों का शासन है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा क्रिएट होता है और जनता के द्वारा ही अप्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें भाग लेती है। तो लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है और जनता के द्वारा ही यह ऑपरेट होता है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और इस तरह से प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है। इसी क्रम में अगले स्टेप में हम लोग अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र के गुण क्या क्या हैं, लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं और उन गुणों के आधार पे हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से गुण हैं और जिनके आधार पे हम लोकतंत्र के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं लोकतंत्र के कौन कौन से गुण हैं। पहला है देशभक्ति की भावना का विकास। इसके अंतर्गत देखेंगे यह शासन व्यवस्था लोगों में देशभक्ति की भावना का विकास करता है। लोग देश को अपना देश समझते हैं और इसके लिए बड़े से बड़े बलिदान देने को तैयार हो जाते हैं। तो यानी देशभक्ति की भावना का विकास होता है लोकतंत्र के माध्यम से। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। किसी भी देश की उन्नति तथा अवनति उस देश के लोगों के चरित्र पर निर्भर करता है। लोकतंत्र नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र के गुण पैदा करती है। तो कहने का मतलब है लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोगों का राष्ट्रीय चरित्र यानी चरित्र अच्छा होगा। लोकतंत्र स्ट्रांग होता है। जिस देश के नागरिकों का चरित्र अच्छा होता है उस देश में लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में उनके मतों को कोई खरीद नहीं सकता, उनके विचारों को कोई बदल नहीं सकता। और जिस राष्ट्र में लोगों का चरित्र अच्छा नहीं होता उनके मतों को पैसे के द्वारा खरीदा जा सकता है और ऐसे कंडीशन में लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है लोकतंत्र के माध्यम से, जो एक बहुत ही सरल और अच्छा साधन है। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगले स्टेप में देखेंगे प्रगतिशील सरकार, यानी लोकतंत्र का अगला गुण है। लोकतंत्र में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार किए जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि राजनीतिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो प्रगतिशील सरकार होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में
और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी सरकारें बनती हैं समाज को वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में उसको एक नई दिशा प्रदान करती हैं, एक नई चेतना प्रदान करती हैं। जो भी सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं, जो भी सामाजिक कमियाँ होती हैं, चाहे जातिवाद हो, चाहे छुआछूत हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हों, उनको दूर करने का प्रयास करती हैं। तो इस प्रकार के प्रगतिशील सरकार का निर्माण होता है लोकतंत्र में। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा। कहते हैं केवल कक्षाओं में या विद्यालय में ही कोई व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त करता। अपने समाज में, अपने राष्ट्र में बहुत सारे ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके माध्यम से आप शिक्षित होते हैं या फिर ट्रेंड होते हैं। तो लोकतंत्र सरकार चुनाव की एक सरकार है, यानी लोकतंत्र में सरकार जो है चुनी जाती है, जनता चुनाव में भाग लेकर के अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा शासन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो इन क्रियाओं के करने के कारण, इन कार्यों से जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो कहने का मतलब है कि नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से, चुनाव प्रचार के समय या फिर राजनेताओं के साथ रहने के कारण उनको विभिन्न राजनीतिक समझ पैदा होती है और इससे लोगों में राजनीतिक शिक्षा मिलती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है लोकतंत्र के गुणों के अंतर्गत। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्रांति की संभावना का अभाव। तो लोकतंत्र का अगला गुण है लोकतंत्र में सरकार को बदलना बड़ा आसान है। वोट द्वारा बिना किसी खून खराबे के सरकार को बदला जा सकता है। सरकार को बदलने के लिए किसी तरह की क्रांति अथवा विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब है क्रांति की संभावना कम होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। जहाँ तक राजतंत्र में खून खराबा होता है, हत्या हो जाती है, सत्ता पाने के लिए एक राजा दूसरे राजा की हत्या कर देता है, जनता विद्रोह करती है शासन के खिलाफ क्योंकि कानून कठोर होते हैं, या फिर जनता का शोषण होता है राजा के द्वारा तब भी जनता विद्रोह करती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि जनता की सारी शक्ति जनता के हाथों में है और 5 वर्ष बाद वो स्वयं बदल देगी। तो ऐसे कंडीशन में उसे क्रांति या खून खराबा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपने पावर का उपयोग करते हुए, अपने मताधिकार का उपयोग करते हुए वह अगले 5 साल बाद उस सत्ता को चेंज कर देती है। तो इस तरह से क्रांति की संभावना लोकतंत्र में कम पाई जाती है। अगले स्टेप में स्टडी करेंगे कानूनों का वास्तविक पालन। लोकतंत्र में लोगों कानूनों का पालन स्वाभाविक रूप से करते हैं क्योंकि जनता स्वयं ही कानून बनाती है अथवा जनता की इच्छा के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। इसलिए कानून का उल्लंघन की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ पे कानून जनता बनाती है, इसको इस रूप में समझेंगे कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जैसे सांसद हैं या विधायक हैं। यही सांसद या विधायक जा कर के व्यवस्थापिका में कानून का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है चाहे जनता स्वयं बनाए या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण करे। तो यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो होते हैं कानून बनाते हैं और इस तरह से जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुन करके कानून निर्माण में अपना योगदान देती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कानूनों का वास्तविक पालन इस रूप में किया जाता है क्योंकि जनता स्वयं इसमें इन्वॉल्व होती है, जिससे वो स्वयं कानून का पालन करती है, ना कि कानूनों का उल्लंघन करती है। अगले क्रम में देखेंगे सभी लोगों का कल्याण। लोकतंत्र लोगों का शासन है। शासन की शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं और इसमें समस्त जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति की जाती है। किसी वर्ग विशेष के हितों को ही महत्व नहीं दिया जाता है। अगले स्टेप में देखेंगे समानता के सिद्धांत पर आधारित, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण गुण है कि लोकतंत्र में समानता के सिद्धांत पर आधारित व्यवस्थाएं होती हैं। लोकतंत्र समानता पर आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। धर्म, जाति, वंश, जन्म आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इस तरह से समानता के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र होता है। अगले स्टेप में है नेक्स्ट इसी क्रम में स्वतंत्रता, यानी लोकतंत्र में लोगों को, नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। स्वतंत्रता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण गुण है। समुदाय बनाने, धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने, भाषण देने, प्रेस आज़ाद की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता महत्वपूर्ण गुण है और इसके आधार पर यह माना जाता है क्योंकि स्वतंत्रता राजतंत्र में नहीं प्राप्त होती। किसी भी स्तर पे आपको स्वतंत्रता, जैसे आपको आज़ादी यहाँ प्राप्त हुई है, जबकि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में राजा के खिलाफ उसकी नीतियों की आलोचना करने या राजा के खिलाफ बोलने का अधिकार नागरिकों को नहीं प्राप्त होता है, जबकि लोकतंत्र में नागरिकों को ये सभी स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं और इन स्वतंत्रताओं का उपयोग वो अपने विकास के लिए करता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। अगले कड़ी में हम लोग इसी क्रम में देखेंगे अगला गुण है प्रशासन में स्थिरता तथा उत्तरदायित्व।
लोकतंत्र शासन जनता की इच्छा के अनुसार चलाया जाता है। जब तक सरकार जनता की इच्छाओं का ध्यान रखती है वह अपने पद पर बनी रहती है। तो यहाँ पे ये स्पष्ट निकल करके आ रहा है कि जब तक सरकार जनता की इच्छा को ध्यान में रखती है वह हम लगातार जीतती रहती है, लेकिन अगर जनता के हितों की अनदेखी करती है तो गवर्नमेंट सिर्फ 5 साल तक रहती है, उसके बाद उसको जनता बदल देती है। तो सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और जनता सरकार को बदल भी सकती है। तो इस तरह से जनता को यह शक्ति प्राप्त है कि कोई भी सरकार बनती है, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करती, जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करती है, तो जनता अगले 5 वर्ष बाद उसे फिर से सत्ता में नहीं भेजेगी। तो प्रशासन में स्थिरता तथा उत्तरदायित्व आवश्यक है और यह गुण लोकतंत्र में होता है, क्योंकि अगर राजनीतिक दल इस तरह के कार्य नहीं करेंगे, जनता के हितों की अनदेखी करेंगे, तो उनकी अगली सरकार नहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें प्रशासन में स्थिरता तथा उत्तरदायित्व की स्थिति होती है। अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के दोष। जैसा कि आप जानते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली, तो लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहाँ उसमें अच्छाइयाँ थी वहीं उसमें कुछ कमियाँ हैं। अच्छाइयों के साथ साथ हर व्यवस्था में कमी होती है और उसी के संदर्भ में देखेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी कमियां हैं। पहला है धनी व्यक्तियों का शासन। लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी है। लोकतंत्र वास्तव में धनी व्यक्तियों का शासन है, क्योंकि चुनाव में धन की आवश्यकता पड़ती है और एक निर्धन व्यक्ति चुनाव प्रचार में इतना धन खर्च नहीं कर सकता। धनी व्यक्तियों की सरकार धनी व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करेगी। यानी कहने का मतलब है लोकतंत्र धनी व्यक्तियों की सरकार होती है और धनी लोगों के लिए ही यह कार्य करती है। अगला इसमें कमी है या दोष है दलों के दुष्परिणाम। राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना है और दलीय अनुशासन के कारण कई बार सदस्य दल के हितों के कारण राष्ट्रीय हितों का बलिदान कर देते हैं। तो कहने का मतलब है जब गवर्नमेंट नहीं बनती तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग जो होते हैं वे नियमों और नीतियों को किनारे कर देते हैं। किसी भी तरह से सरकार बननी चाहिए और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की जाती है, चाहे वो किसी रूप में हो। समाज में चाहे जातिवाद को भड़का करके हो, चाहे धार्मिक उन्माद पैदा करके हो, चाहे सांप्रदायिकता का जन्म दे करके हो, चाहे भाषावाद को बढ़ावा दे करके हो, किसी मुद्दे को आग लगा करके, किसी मुद्दे को बढ़ावा दे करके राजनीतिक दल अपने फ़ायदे के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरह से यह सबसे बड़ी कमी या दोष है। अगला इसमें है बहुमत की तानाशाही। लोकतंत्र सभी लोगों का नहीं, बहुमत का शासन है। जिस भी दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त होगा वही दल सरकार बनाएगी। यह दल तब तक सत्तारूढ़ होगा जब तक उसका बहुमत होगा। तो ये बहुत बड़ी कमी है। यानी अगर कोई भी पार्टी है सरकार बनाती है, अगर उसका बहुमत नहीं है तो बीच में ही वो सरकार गिर जाती है। तो इसलिए यह सरकार बहुमत पर आधारित होती है और बहुमत की तानाशाही इसमें होती है। बहुमत है तो तानाशाही करेगी और ऐसे कंडीशन में जनता के खिलाफ कोई भी इस तरह के कानून बना सकती है, जनता के हितों की अनदेखी कर सकती है 5 साल तक। क्योंकि बहुमत की जब भी कोई पार्टी बहुमत प्राप्त कर लेती है तो तानाशाही भी करती है, अपने शक्तियों का दुरुपयोग भी करती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण दोष। इसी क्रम में अगला दोष है सरकार अस्थायी होती है। सभी लोकतांत्रिक देशों में 2 दलीय शासन प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रणाली में यदि किसी दल को बहुमत ना मिले अथवा बहुमत कम मिले तो दल बदलू के कारण सरकार टूटने का हर समय भय रहता है। राजनीतिक दल के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को गिरा देते हैं, यानी अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और उनके दल बदल करने से सरकार अल्पमत में आ जाती है, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। तो ऐसे कंडीशन में यह एक दोष है कि सरकार अस्थायी होती है। यानी जब भी बहुमत कम हो जाएगा सरकार गिर जाएगी और इस तरह से सरकार अस्थायी होने का खतरा रहता है लोकतंत्र में, जो सबसे बड़ा दोष है। इसी क्रम में नेक्स्ट है संकट काल में अनुपयुक्त। संकट के समय भी यह सरकार उपयोगी नहीं होती। संकट के समय सबसे अनिवार्य बात शीघ्र निर्णय लेने की होती है, जो लोकतंत्र में संभव नहीं है। कहने का मतलब है कि संकट के समय यह अनुपयुक्त होती है। इसी क्रम में नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे अगला जो दोष है गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। तो यह सरकार गुणों का नहीं संख्या पर आधारित है। जो भी व्यक्ति बहुमत प्राप्त कर लेता है वही निर्वाचित होता है तथा दल के बहुमत में आने पर उस दल की सरकार बन जाती है। तो इसमें व्यक्ति के गुणों की तरफ नहीं संख्या की तरफ देखा जाता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में गुणों की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है, जो इसका प्रमुख दोष है। इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग अयोग्य व्यक्तियों का शासन। लोकतंत्र का सबसे बड़ा दोष है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को शासन में भाग लेने का अधिकार है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में इतनी योग्यता नहीं होती कि वह अपने इस अधिकार का उचित प्रयोग कर सके।
तो अयोग्य व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को भी अयोग्य चुनेंगे, जिससे अयोग्य व्यक्तियों की सरकार स्थापित हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की एक व्यवस्था भी है कि इसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे अनपढ़ हो, चाहे अशिक्षित हो, जो किसी भी रूप में हो, वह चुनाव में भाग लेकर के विजयी होकर के लोकतंत्र व्यवस्था में सरकार बना सकता है। तो इस तरह से अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। जैसे अन्य चीज़ों में वैकेंसी आती है तो उसमें परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के बाद ही किसी का सिलेक्शन होता है, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, योग्य हो, चाहे अयोग्य हो, सभी को यह व्यवस्था दी गई है। कोई भी व्यक्ति चुनाव जीत करके लोकतंत्र व्यवस्था में सम्मिलित हो सकता है। तो इस तरह से लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन होता है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया लोकतंत्र के गुण और दोष कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।